नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की इस क्लास में मैं आज रीतिकाल की कुछ अन्य बातों पर आपसे बात करूँगा। रीतिकाल के संबंध में मैंने कई पार्ट आपको दे दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे लगे होंगे और आप उन्हें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे और अपनी स्मृति में उन्हें बैठा रहे होंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से और ज्ञान के भी दृष्टिकोण से। आज हम रीतिकाल के कुछ उस टॉपिक पर बात करेंगे जहाँ पर ये कहा जाता है कि रीतिकालीन कविता का वर्गीकरण किया गया और रीतिकाल काव्य को कई कई धाराओं में बांटा गया। आज हम इस विषय पर एक डिटेल चर्चा आपसे करेंगे। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव है तो उसी मोड और मूड में आप इसे पढ़िए, सुनिए और लिखिएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं। रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं और लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे पहले या भूमिका। रीतिकाल काव्य में मूलतः तीन धाराएं हैं। रीतिकालीन काव्य में मूलतः तीन धाराएं हैं। नंबर एक है रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य। दूसरा रीति सिद्ध काव्य। तीसरा रीति मुक्त काव्य। ठीक, अब हम इनको डिटेल में अलग अलग हेडिंग डाल करके और इस सवाल को हम पूरा करेंगे। तो सबसे आप पहले हेडिंग डालेंगे रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य। अब पहले समझ लेते हैं कि रीतिबद्ध काव्य क्या है। देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको जो रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको रीति के बारे में बताया था कि रीति क्या होती है और रीतिकाल से क्या अभिप्राय है, किस प्रकार से रीति नाम पड़ा। तो मूल रूप से क्या हुआ था कि संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों को आधार बना करके हिंदी के विद्वानों ने उन पर तमाम ग्रंथ लिखे, वे सब कहलाए रीति ग्रंथ। तो जिन विद्वानों ने उन लक्षण ग्रंथों की, लक्षण ग्रंथ का मतलब कविता के जो नियम और उपनियम बताने वाले ग्रंथ हैं, रस के, छंद के, अलंकार के, इन सबको कहते हैं लक्षण ग्रंथ। इनको हम ये भी कहते हैं कि काव्यांग लक्षण ग्रंथ। तो इन काव्यांग लक्षण ग्रंथों का जिन्होंने लिखा इसे और उसमें अपने उदाहरण, मौलिक उदाहरण दिए, स्वयं के लिखे हुए उदाहरण दिए, ठीक, तो ये सब जो लिखा इनको कहते हैं रीति ग्रंथ। तो जिन विद्वानों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, काव्यांगों का परिचय उदाहरण सहित दिया, वे सब कहलाए रीति ग्रंथ। और इनको जिन्होंने लिखा वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। ठीक, चलिए लिखते हैं। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत लक्षण ग्रंथों की परंपरा का अनुपालन करते हुए, संस्कृत लक्षण ग्रंथों की परंपरा का अनुपालन करते हुए लक्षण एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, वे सभी रीतिबद्ध कवि कहलाए। इसके अतिरिक्त रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रयों में रहकर काव्य रचना किया करते थे। इसके अतिरिक्त
रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्याश्रयों में रहकर काव्य रचना किया करते थे, जिन्होंने पूरी जानकारी के बिना ही एकांगी ज्ञान के आधार पर तमाम रीति ग्रंथों की रचना कर बैठे। क्योंकि इनका उद्देश्य रीति ग्रंथ लिखना नहीं बल्कि कविता करना था। क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य रीति ग्रंथ लिखना नहीं बल्कि जनता को चमत्कृत करने के लिए कविता करना था। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, रीतबद्ध कवियों का मुख्य उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा से अपने राजा को प्रसन्न करना था। अपनी काव्य प्रतिभा से अपने राजा को प्रसन्न करना था। जिन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रीति ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण था वह इन्हें अपनी काव्य प्रतिभा से जनमानस को आश्चर्यचकित कर देना भी था। ऐसे प्रमुख कवियों या रचनाकारों में या रीति ग्रंथकारों में ऐसे प्रमुख रीति ग्रंथकारों में डैश करके लिखेंगे नीचे, चिंतामणि, और फिर उसके आगे लिखेंगे इनकी रचना का नाम काव्य विवेक। चिंतामणि, काव्य विवेक। भूषण, डैश करके लिखेंगे शिवराज भूषण। मतिराम, डैश करके लिखेंगे ललित ललाम। फिर लिखेंगे भिखारी दास, ये बड़े आचार्य थे भिखारी दास जी इस काल के। भिखारी दास, डैश करके लिखेंगे काव्य निर्णय। फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे इन सभी कवियों ने जो रीति ग्रंथ लिखे उनके संबंध में आचार्य शुक्ल का कहना है कि डैश करके नोट कॉमा में लिखेंगे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उन्होंने मूल रूप से आचार्य वाला काम नहीं किया।
आचार्य का काम किसने किया? संस्कृत काव्य शास्त्र में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, काव्यांगों का निरूपण किया गया था, वो जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, वास्तव में आचार्य वे थे। इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने तो अपना नाम कमाने के लिए, किसी ने पैसा कमाने के लिए, किसी ने शोहरत कमाने के लिए, किसी ने धन कमाने के लिए, किसी ने किसी को प्रसन्न करने के लिए, ये सब इन्होंने एक परिपाटी का केवल अनुपालन किया, परंपरा का पालन किया कि हाँ हाँ हमने भी किया, हाँ हमने भी किया, हाँ हमने भी किया, बस वाहवाही के लिए। तो इसीलिए शुक्ल जी ने बहुत तगड़ी टिप्पणी ये की कि इन्हें हम आचार्य की कोटि में नहीं रख सकते हैं। तो क्या लिखा आपने कि वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे, वे वास्तव में कवि ही थे। वे वास्तव में कवि ही थे। तो इस प्रकार का जो टिप्पणी की आचार्य शुक्ल ने, वो वास्तव में बहुत मार्के की टिप्पणी है और बहुत सही टिप्पणी की कि इन्हें हम आचार्य की कोटि में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं हम लोग एक लाइन छोड़ के। इन रीति ग्रंथकारों में से अधिकांश कवियों ने अलंकारों पर अपना समय ज्यादा खर्च किया। अलंकारों पर या अलंकारों का निरूपण करने में, हाँ ये लिखिए, अलंकारों का निरूपण करने में अपना बहुत समय खर्च किया। इन रीति ग्रंथकारों के रीतिबद्ध तथा रीतिबद्ध कवियों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। डैश करके नीचे लिखिए, इन्होंने काम लिखेंगे, गेह को सिंगार सी, गेह को सिंगार सी, सुरत सुख सार सी, एक मिनट, गेह को सिंगार सी, सुरत सुख सार सी। सेकंड लाइन, सो प्यारी मानो आरसी, सो प्यारी मानो आरसी, चुभी है चित आरसी, चुभी है चित आरसी। ठीक, इनका मैं क्लोज करेंगे, फुल स्टॉप लगाकर इनका मैं क्लोज कर देंगे। भूषण ने छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा में, भूषण ने छत्रसाल के तलवार की प्रशंसा में अपने ज्ञान से चमत्कारिक अलंकारों का वर्णन किया है, अपने ज्ञान से चमत्कारिक अलंकारों के उदाहरण दिए हैं। जैसे डैश के नीचे उदाहरण लिखेंगे, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। सेकंड लाइन में लिखेंगे, देखिए फर्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। तो इस तरह हमने रीतिबद्ध काव्य के कविता के कुछ उदाहरण भी आपको दिए और समझाए कि किस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य धारा रीतिकाल में चल रही थी। अब हम आगे लिखेंगे, अगली हेडिंग आप डालेंगे, रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं, और इसमें पहला पॉइंट, पहला बिंदु लिखेंगे, रीतिबद्ध कवियों ने जो भी लक्षण ग्रंथ लिखे वे निम्नलिखित 3 आधारों पर लिखे गए, वे निम्नलिखित 3 आधारों पर लिखे गए। अब 3 आधार लिखेंगे हम लोग, इसमें नंबर 1 लिखेंगे, पहला आधार, काव्य प्रकाश की निरूपण शैली पर,
काव्य प्रकाश की निरूपण शैली पर, जैसे भिखारीदास का काव्य निर्णय। काव्य निर्णय बुक का नाम है, भिखारीदास आचार्य का नाम है। तो काव्य प्रकाश की निरूपण शैली ये पहला है। जैसे उदाहरण लिखेंगे कैसे, जैसे भिखारीदास का काव्य निर्णय। नंबर 2 लिखेंगे रस मंजरी की शैली पर, रस मंजरी की शैली पर, जैसे केशवदास की रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ग्रंथ का नाम है, केशवदास आचार्य का लेखक का नाम है, रचनाकार का नाम है। नंबर 2 रस मंजरी की शैली पर, और उदाहरण में क्या लिखेंगे, केशवदास की रसिक प्रिया। तथा भिखारीदास का रस निर्णय, 2 ग्रंथ लिखेंगे इसमें, तथा भिखारीदास का रस निर्णय। नंबर 3 लिखेंगे चंद्रलोक की शैली पर। ये सब शैलियाँ हैं, काव्य प्रकाश की शैली, रसमंजरी की शैली, चंद्रलोक की शैली। ये आप डिटेल में आप मत जानिए, ये डिटेल में आप जब एमए करेंगे तब वो सब जानेंगे डिटेल में आप, काव्य शास्त्र जब आप पढ़ेंगे। अभी आप केवल नाम जान लीजिए, ये नाम पूछा जा सकता है। तो चंद्रलोक की शैली पर, जैसे जसवंत सिंह का भाषा भूषण, जसवंत सिंह का भाषा भूषण, तथा पद्माकर का पद्माभरण, तथा पद्माकर का पद्माभरण। ये पहली विशेषता हो गई। क्या पहली विशेषता थी कि रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ निम्नलिखित 3 आधारों पर लिखे, और वो मैंने आधार आपको लिखा दिए। अब विशेषता नंबर 2 लिखेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि होने के साथ ही साथ, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि होने के साथ ही साथ आचार्य भी थे, आचार्य भी थे, जिनका उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए, जिनका उद्देश्य काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को लिखना भी था, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को लिखना भी था। अब लिखेंगे तीसरी विशेषता। रीतिबद्ध काव्य शास्त्र, रीतिबद्ध काव्य शास्त्र प्रधान होने के कारण, रीतिबद्ध काव्य शास्त्र प्रधान होने के कारण बौद्धिकता और यांत्रिकता से परिपूर्ण साहित्य है। यानी जो रीतिबद्ध काव्य लिखा गया है वो शास्त्र प्रधान है, काव्य शास्त्र की प्रधानता है। तो काव्य शास्त्र एक कठिन विषय है, तो इसको लिखने में बौद्धिकता और यांत्रिकता अपने आप ही आ गई, क्योंकि मौलिकता तो थी नहीं। मौलिकता तो संस्कृत के जो बड़े काव्य शास्त्री थे उनके अंदर थी, रीतिकाल के जो ये काव्य शास्त्री हुए इनके अंदर मौलिकता नहीं थी। इसीलिए कहा गया, तीसरी विशेषता बताई गई कि जो रीतिबद्ध काव्य है वह शास्त्र प्रधान होने के कारण बौद्धिकता और यांत्रिकता से परिपूर्ण है। अगला लिखेंगे चौथा। इसमें पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन देखते ही बनता है। इसमें पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन देखते ही बनता है। नंबर 5 लिखेंगे। रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी, हालांकि इनका श्रृंगार वर्णन भोग प्रधान और विलासी है। हालांकि इनका श्रृंगार वर्णन भोग प्रधान एवं विलासी है। अगला पॉइंट लिखेंगे। रीतिबद्ध काव्य की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। रीतिबद्ध काव्य की भाषा
ब्रज भाषा है। अगला बिंदु लिखेंगे, अगला पॉइंट, रीतिबद्ध काव्य का रूप मुक्तक है। रीतिबद्ध काव्य का जो रूप है वो कैसा है? वो मुक्तक है। वो प्रबंध काव्य या खंड काव्य नहीं है, वो मुक्तक काव्य है। तो रीतिबद्ध का काव्य रूप मुक्तक है। और अंतिम बिंदु लिखेंगे आज के इस क्लास का, यानी रीतिबद्ध काव्य धारा का, जिस पर मैं अभी लगातार आपसे बात कर रहा हूं, कि रीतिबद्ध काव्य में अलंकार की प्रधानता है। रीतिबद्ध काव्य में अलंकार की प्रधानता है। तो इस तरह से मैंने आज इस क्लास में रीतिकाल में जो 3 काव्य धाराएं चल रही थीं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों में से एक पर बात कर ली है। अगली वीडियो में हम अगले उन दोनों पर बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़ें, लिखें, सुनें और अपनी स्मृति में सहेज कर इसे रख लें। नमस्कार।